जो थककर हार जाते हैं वही रुक जाती है उनकी किस्मत। पसीना पोंछकर दृढ़ निश्चय के साथ जो आगे बढ़ते हैं, परमात्मा पूरी सृष्टि उनके आगे झुका देता है। नमस्कार, मैं भारती मांडोले इंदौर के शिल्पकार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे आदर्श हैं श्री प्रीतम लाल जी दुआ। इनका इंदौर विकास में, औद्योगिकरण में, स्वच्छता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1947 आज़ादी के बाद का इंदौर और अभी का इंदौर, जब इंदौर की पहली ट्रेन की शुरुआत हुई, उस दौर का इंदौर और अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इंदौर, दोनों ही दौर इंदौर के बीच की जो कहानी है, स्वच्छता की कहानी है, इंदौर के नंबर 1 आने की कहानी है। इसमें हम सर से जानेंगे कि क्या ऐसी बदलाव अभी हम देखने को आते हैं और कितना संघर्ष उस समय से अभी तक का इंदौर की जनता का और उन फाइटर्स का रहा है जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो इंदौर के शिल्पकार में। सर, 1947 का इंदौर आज़ादी के जस्ट बाद, जब संपूर्ण देश बहुत ही एक अलग दौर में अपना कदम रखने जा रहा था, एक स्वतंत्र हर इंडिपेंडेंस का जो एक महत्व है तब समझने जा रहा था, तो तब हमारी इंदौर की क्या स्थिति थी? गुलामी के बाद, होलकर साम्राज्य के बाद इंदौर में औद्योगिकरण और उसमें किस तरीके के चेंजेस, बदलाव आप लोगों द्वारा किए गए, हम आपसे जानना चाहेंगे। इंदौर मीटर गेज छोटी लाइन पर स्थित था। ये इंदौर का की ड्रॉबैक का बहुत बड़ा कारण बना। मेरी उम्र 95 साल की है, 95 की है। मैंने अंग्रेज़ों का समय भी देखा है, वो अनुभव भी है, और स्वतंत्रता के इस 75 वर्ष का भी अनुभव है। जब ऐसी स्थितियों में विकास नहीं हो रहा था, मीटर गेज के कारण हम मध्य प्रदेश के बाहर के शहरों से इंदौर का डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। जी। इंदौर से बाहर दूसरे शहरों को, मध्य प्रदेश के बाहर कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी की कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी। अच्छा, ओके, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था। अच्छा। तो ऐसी परिस्थितियों में दूसरे शहर, अब देश तो स्वतंत्र हो गया था, टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, परंतु दूसरे शहर जो ब्रॉड गेज में थे, उनका कनेक्टिविटी सब शहरों से थी, वो हमारे से 35 वर्ष आगे बढ़ गए। इन 35 वर्षों में हमारे यहाँ इंदौर में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। अच्छा, ये कौन सा दौर था? ये कौन सा बीच का ऐसा दौर था कि इतने समय तक यहाँ पे, क्योंकि अब तो औद्योगिकरण में नंबर 1 में बहुत जल्द आएगा इंदौर, तो ऐसा कौन सा वो दौर था जिसमें बिल्कुल भी क्योंकि मैंने जितना जाना है कि पहली जो मिल यहाँ थी, कपास मंडी और अनाज मंडी इंदौर से ही थी, लेकिन शायद कनेक्टिविटी के कारण वो सीमित रह गई। ऐसा है कि जब हमारी कनेक्टिविटी नहीं रही तो मिलें भी बंद होने लगी। अच्छा। नया उद्योग स्थापित नहीं हो रहे थे। हम 35 वर्ष तक एक प्रयास करते रहे। सर, कि हम वो प्रयास मतलब क्या? हाँ, वो प्रयास करते रहे कि हम कैसे जुड़ें। संयोग से
हमारे इंदौर से चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके। वो रेल मंत्री बना। अच्छा। एक आस बंध गई, परंतु हमें दुख है कि वो अवसर भी हम खो बैठे और हम इंदौर का किसी शहर से अन्य शहरों से वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब जो सांसद थे वो रेल मंत्री रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इंदौर को कोई ट्रेन नहीं मिली। ट्रेन नहीं मिली। अच्छा, ये शायद 70 का दशक आप ये बता सब, रहे हो। हाँ, ओके। ये 35 साल तक हमें बड़ा इंतज़ार करना पड़ा इतना। जी जी। उसके बाद तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे सामने आ गई तो एक बड़ा निराशाजनक वातावरण हुआ कि आखिर अगर हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री रेल मंत्री होने के बाद भी अगर नहीं मिल सकती तो हम किसके पास जाएंगे। जी, बहुत बड़ा ऐसी एक बहुत बड़ा समस्या थी हमारे सामने। जी जी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ऐसे परिस्थितियों में इस चैलेंज को स्वीकार किया। इंदौर के विकास के लिए एक जन सुविधा समिति का निर्माण किया ओके। और एक कदम आगे रख दिया। और वो कदम जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर रखा था और वो एक कदम दुनिया के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हुआ था, यही इंदौर के लिए हुआ। वो कदम बहुत बड़ा कदम साबित हुआ और मतलब आपकी जो समिति का गठन था वो बहुत सकारात्मक तरीके से सामने आया। और सर, कब हमें पहली प्रथम रेल मिली? तो उसके बाद जो है मैंने ये देखा, एक हिम्मत आई हमारे में। पहली ट्रेन के आने से पहले हमें सिर्फ एक कोच मिला, दिल्ली के लिए, एक कोच बम्बई के लिए। तो ये कोच कहाँ 1970 में 1970 में एक कोच मिला। ये रास्ते में ये एक स्टेशन से एक दिल्ली जाता था, एक बम्बई जाता था। ओके। तो ये रतलाम और खंडवा से कनेक्ट होता था क्योंकि नहीं, उज्जैन के रास्ते जाता था। अच्छा। तो उसके बाद अब फिर हमने ये देखा कि जब तक आगे प्रयास नहीं होगा तो हमारा प्रयास फिर भी जारी रहा। हम निराश नहीं हुए, बल्कि कनेक्टिविटी एक कोच मिलने से भी लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि अगर हम एक कोच आ सकता है तो हमें गाड़ी भी आ सकती है। तो हम जन सुविधा समिति ने एक आंदोलन का रास्ता अपनाया और हमने एक जनता को इकट्ठा किया, एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पास किया कि हमें संघर्ष करके ही रेल गाड़ियाँ मिलेंगी और हमने प्रस्ताव किया कि इंदौर से दिल्ली और बम्बई के लिए हम प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने हमें रेल मिली, पहली रेल कब? हाँ, उसके लिए हमने जो है वो एक सिग्नेचर अभियान चलाया। उसके लिए लोगों को तैयार करना था। जब लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए तो हमारा विश्वास भी बढ़ता चला गया। तो हमने दो व्यक्तियों के, प्रीतमलाल दुआ और दिनकर सोमन के सिग्नेचर से वर्मा जी हमारे जो सांसद थे खंडवा से, उनके ज़रिए हमने लोकसभा को एक याचिका प्रस्तुत की। उस याचिका से हमको 1982 में याचिका समिति ने लोकसभा में हमारी सिफारिश की और उसके बाद हमको एक दिल्ली के लिए ट्रेन मिली, एक बम्बई के लिए ट्रेन मिली। 1982 में हमें पहली ट्रेन मिली। 1982 के बाद जब प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद दिल्ली के लिए और बम्बई के लिए ट्रेनें चली। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा होगा और कितना संघर्षमय रहा होगा उस वक्त का समय, जब एक समिति का गठन होना, सिग्नेचर अभियान चलाना।
और फिर 30 वर्ष का ये लगातार सतत प्रयास करने के बाद फिर इंदौर को पहली ट्रेन मिलना, ये वाकई में सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे समाज सेवी जुड़े हुए हैं जो खुद ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रयास करते हैं सकारात्मक और एक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंदौर को, और वाकई में इसमें सफलता भी मिलती है। बट ये सफलता 30 वर्ष की थी। हम आगे और बात करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि जब इंदौर में पहली ट्रेन दिल्ली और मुंबई के लिए जब 1982 या 83 में स्टार्ट हुई, तो फिर औद्योगिकरण एकदम ही अलग तरीके से इंदौर में पनपने लगा होगा, काफ़ी उद्योग आना शुरू हुए होंगे। आप बताइए कि किस तरह से, मतलब क्या चेंजेस हुए उसके बाद? देखिए, कनेक्टिविटी स्थापित होते ही, कनेक्टिविटी की कमी पूरी होते ही तो एक बड़ा उत्साह बना, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीतमपुर में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की घोषणा कर दी। अच्छा, ओके। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है वो विकास शुरू हो गया, और देखा ये गया कि आईटी सेंटर बन गया, और यानी इतना विकास हुआ कि पूरा मालवा, पूरा मालवा का विकास हो गया, जाल बिछ गया मालवा के पूरे मालवा में, और इंदौर के बहुत आगे बढ़ा। तो हमारी बड़ी हिम्मत बढ़ी, तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए। तो इसके बाद ये देखा गया, यानी ये एक उपलब्धि के कारण ही उसके बाद जो मुश्किलें हमारे सामने आईं, तो उसको हमने एक नामुमकिन को भी हम एक मुमकिन बनाने में हम सफल हुए। क्योंकि ये सर वही हुआ होगा कि 30 वर्ष का ये जो आपका संकल्प था और ये संघर्ष था, उससे जो एक आपको जो एक कॉन्फिडेंस मिला, तो ये आगे छोटी मुश्किल, जो बड़ी मुश्किलें भी आपको फिर छोटी लगी होगी डेफिनेटली। ये बहुत सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना होना, प्रीतमपुर तब आना, जब हमारी फर्स्ट ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो कई ऐसी कहानियाँ और जुड़ी हुई है दुआ जी के साथ। सर, आप बताइए, जो मास्टर प्लान है 1996 का, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और मालवा चैम्बर का भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उसमें बताइए। देखिए, 1983 में योग से मैं मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बन गया, तो उससे मुझे काफ़ी बड़ा उत्साह मिला। साथ में मैं रेलवे की, पश्चिम रेलवे की ZRUC समिति का भी सदस्य बन गया, तो उसमें के कारण भी मुझे संपर्क का और ज़्यादा मौका मिला। तो इधर उद्योग स्थापित हो गए थे, तो हमको जब उद्योग स्थापित हो जाते हैं, इंडस्ट्री बढ़ती है, तो नेचुरली प्रयास करने से हमको और भी ट्रेनिंग मिल सकती हैं। ऐसे दक्षता होने के बाद जो है, मेंबर होने के बाद हमको बाद में हावड़ा एक्सप्रेस मिली, कोचीन एक्सप्रेस मिली, उसके बाद हमको निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस मिली। इंदौर से भोपाल में बहुत इंटरसिटी मिली हमको। पहली गाड़ी इंदौर से भोपाल के लिए 3 बजे चलती थी दिन के, तो बहुत मतलब बड़ा मालवा चैम्बर का आपका प्रयास था ये। हाँ, और उद्योग के लिए भी हमें एक एसोसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब सब साथ में आवाज़ उठाते हैं तो बहुत जल्द उसको पूरी मतलब जनशक्ति जो होती है, उसी तरह से मालवा चैम्बर जो है एक एसोसिएशन जो उद्यमियों की एक शक्ति बना। और इसी तरीके से जो 1996 का प्लान है, उसके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंदौर का विकास हुआ, आबादी बढ़ने लगी, तो पास में हमारे जो है हाईवे था AB रोड। तो AB रोड पर हाईवे में ट्रक्स चलते हैं, तो ट्रक से एक्सीडेंट होने लगे और अनेक मौतें होने लगी। तो अब मौतों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई।
तो एक दिन मुझे जो पूर्व में नगर विकास मंत्री महापौर भी रह चुके थे, वो कहने लगे दुआ जी, रिंग रोड अगर बन जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। लेकिन ये समस्या जो है रिंग रोड 1976 में मास्टर प्लान में पास होने के बाद भी आज तक नहीं बनी है, और ऐसा नहीं लगता है कि हमारी लाइफ टाइम में बन जाएगी। इतनी बड़ी समस्याएं इसके अंदर हैं। तो फिर मुझे कहने लगे कि आपने रेल के बारे में इतना बड़ा काम किया है, तो अगर ये काम भी अगर आप हाथ में लो तो मैं समझता हूँ कि आप सफलता मिल जाएगी। तो मैंने ये देखा, प्रयास किया, इस प्रयास में सफलता मिली। उसका बड़ी लंबी कहानी है, बहुत बड़ा प्रयास करना इसके लिए करना पड़ा। तो हमको इसमें सफलता मिली, रिंग रोड बन गई, और रिंग रोड बनने से रिंग रोड में अतिक्रमण भी था, पैसा भी नहीं था, लेकिन ये सब प्रयास से संभव हो पाया। रिंग रोड बनने के बाद ये जो AB रोड हाईवे था, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए, और 15 साल से ये इंदौर का नया हाईवे बनने के लिए ये सब वहाँ पेंडिंग पड़ा था केंद्र सरकार के पास। तो ये भी मुझे एक अवसर मिल गया कि यहाँ एक मंत्री आए यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा है इंदौर, तो मैं इंदौर में बसना पसंद करूँगा। तो उसके बाद नई दुनिया के अंदर, अखबार के अंदर ये उनका फर्स्ट पेज पर ये आया, तो मैंने उनको वो फर्स्ट पेज भेजा। मैंने कहा कि हमें बड़ी अच्छा लगा है, बड़ी खुशी है हमें कि आप यहाँ आके बसेंगे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो जो अभी हाईवे है उसमें ट्रक चलने से कब किसकी मौत हो जाए, रोज़ एक आदमी की मौत, दूसरे दिन मौत हो जाती थी। तो हम आपके बड़े आभारी होंगे कि आपका आने से पहले यदि आप हमारी कोई हेल्प कर सके तो इसमें आपको भी सुख मिलेगा यहाँ रहने का, और हमारी ये एक बड़ी समस्या, भविष्य की समस्या हल हो जाएगी। इंदौर के विकास जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। एक खासियत होती है आदर्श व्यक्तित्व की कि उन्हें पता होता है कि अगर कोई आ रहा है तो हम उनको ऐसे ही एंट्री नहीं दे, कुछ हम उनसे अच्छा वर्क करवाए, उसके बाद फिर इंदौर में बहुत ही अच्छा प्रयास हो सका, उसका अच्छा परिणाम निकला। उनका पत्र मेरे पास आया, और उन्होंने वो जो थे खुद उस विभाग के नहीं थे, उसने मिस्टर टाइटलर को भेज दिया कि ये मेरे पास मिस्टर प्रीतम लाल दुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष का लेटर आया है, प्लीज़ अगर कुछ कर सकें तो उसका फिर उनको जवाब आया कि मैं इसको देख रहा हूँ। और तीसरा जवाब आया, ये लेटर सब मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही थी। वो एक मंत्री जी जिनका नाम जो था वो भारद्वाज था, वो बाकायदा उनके PA का लेटर आता था। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो उनका एक पत्र आया कि 2,45,00,000 रुपए का वो उन्होंने ड्राफ्ट भी भेज दिया है कलेक्टर को, और ये रोड आपकी बड़ी जल्दी बन जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रिंग रोड भी बन गया, बाईपास भी बन गया। आज आप देखेंगे कि आपका जितना बड़ा विकास हुआ है वो इसी क्षेत्र में हुआ है। अनेक कॉलोनियाँ बनी हैं। अगर ये अगर नहीं हमें मिलता तो इंदौर का अवस्थित विकास होता। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कितना सफ़र, उसके बाद रोड का सफ़र, और अब हम चलते हैं हवाई सफ़र की तरफ। सर, इंटरनेशनल फ्लाइट फर्स्ट कब लॉन्च हुई इंदौर में? देखिए, जब कनेक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया, इंडस्ट्रियल विकास हुआ, तो ये जो विकास जो है वो रुकता नहीं है, विकास की गति बढ़ती है, और उसके साथ ही सुविधाएं गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है कि अगर वो विकास आप यहाँ से फॉरेन के गुड्स जाने लगे, एक्सपोर्ट होने लगा, तो एक्सपोर्ट के लिए तो ये ज़रूरी था कि कनेक्टिविटी बढ़े। तो पहले एक फ़्लाइट होती थी, आज 100 फ्लाइट है। जी बिल्कुल। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फ्लाइट भी ये इसका कारण आज 50 गाड़ियाँ चलती हैं। इसका कारण ये हुआ कि जो हमारे प्रयास थे वो एक बेस बन गए हैं, नींव बन गए हमारे विकास की। अगर ये नहीं होता तो विकास नहीं हो सकता था। हाँ, हम छोटी सी पहल हमें
बहुत कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव लाकर देती है, और ये ऐसे ही उदाहरण दुआ जी ने दिए। सर, मास्टर प्लान के बारे में बताइए। हाँ, वर्ष 1996 में जो मास्टर प्लान प्रकाशित हुआ था वो डिफेक्टिव था, वो फॉल्टी था। अगर वो पास हो जाता, और बड़ा कम समय में हमको जवाब देना पड़ता है, उसके लिए बताना पड़ता है कि ये क्या क्या कमियां इसके अंदर हैं और क्या क्या सजेशन देने पड़ते हैं। 30 डेज़ इतना बड़ा इंजीनियरिंग का काम 30 दिन के अंदर ये करना था। तो ये अखबार के अंदर जब ये आया कि ये मास्टर प्लान फॉल्टी है तो एक बड़ी चिंता का विषय बना। तो मैंने फ़ौरन कुछ लोगों को इनिशिएटिव लिया और कुछ लोगों को बुलाया। ये देखा कि अभी कुछ भी हलचल नहीं हुई है, तो कुछ लोगों को बुलाकर मैंने उनसे चर्चा की। और हाँ, इस चर्चा के बाद ये नतीजा निकला कि एक सिटी एसोसिएशन बनी उसके लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए सिटी काउंसिल का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है वो हमने गुजरात से एक टाउन प्लानर बुलाया, वर्कशॉप किए, चर्चा की, उनसे गवर्नमेंट से बात की कि ये वो हैं। लोगों को एक वर्कशॉप से जो है लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई। लोगों ने ये देखा कि हमारे यहाँ की कितनी हर कॉलोनी में हर लोग देखने लगे। तो कम से कम 7,000 एप्लीकेशन उनके पास पहुँचे। और मेरे साथ जो है वो शहर के बड़े बड़े लोग जो है जितने जुड़े, हम सब ने एक बड़ा रिपोर्ट बनाई, वहाँ प्रस्तुत की। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने मास्टर प्लान वापस ले लिया। ये कभी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये इंदौर के अंदर ही इतना बड़ा, और अखबार ने लिखा कि इंदौर सिटीजन स्टैंड अप अगेंस्ट मास्टर प्लान। और दिल्ली के अखबार ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने इंग्लिश में लिखा। तो बहुत बड़ा। और अगर वो पास हो जाता, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना हमारा जो प्रयास हुआ था रिंग रोड बाईपास बनाने का और इंदौर को एक सस्टेनेबल डेवलप्ड सिटी बनाने का, तो वो हमारा सब बेकार चला जाता, हमारा लॉस हो जाता। तो उसके कारण सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट जनता का हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का हक बनता है। एक गणतंत्र है, गणतंत्र की जिम्मेवारी जो है, मुख्य जिम्मेवारी जनता की है। आप देखिए, रेल मंत्री बन गया और रेल मंत्री के बाद भी हमको कुछ नहीं मिला, तो इसलिए उन पर हम आस लगा कर बैठ जाएं, कुछ नहीं करें, तो फिर वो एक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये हमने किया। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बाद में हमको उसका बड़ा लाभ मिला। जो अन्य शहर जो और जो हुए थे अनव्यवस्थित थे, उनका विकास अनव्यवस्थित विकास था। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे विकास में जनता जुड़ गई थी, मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो इसके कितनी एक छोटी सी पहल और अवेयरनेस हर एक चीज़ के लिए, कि कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसके खिलाफ भी हमें ही खड़ा रहना होता है, और तभी हम डेवलपमेंट इतना देख पाते हैं। सर, मुझे याद है एक मैंने पिक्चर देखा था, जो कृष्णपुरा छतरी है, वहाँ पर एक बैलगाड़ी है, उससे सफाई की जा रही है वहाँ की। और बहुत ही पुरानी ब्लैक एंड वाइट के फ़ोटो, उस ज़माने में इतना डेवलप भी नहीं था। और मतलब स्वच्छता तभी से हमारे खून में है। स्वच्छता का आपका जो संकल्प रहा है नंबर 1 आने तक का, उसकी कहानी आप हमें बताइए। देखिए, ये हम हमेशा माँ अहलिया को याद करते हैं। उनकी प्रेरणा हमको मिली रहती है। उनके समय में जो हुआ था, लोगों के अंदर वो उनके खून में था, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था। उसका जो है हमको एक लाभ मिला। दूसरा ये कि जब मैंने एक संस्था शुरू की तो लोग जुड़ते गए। लोगों की प्रवृत्ति वैसी बनती गई जैसे कि पूर्व में माँ सिंधिया के टाइम, उसके टाइम पर था, माइलिया के टाइम पर था। तो ये हमने लोगों को हमेशा जगाए रखा, काम में लगाए रखा। और यही कारण है कि
यानी इंदौर की लोगों की भागीदारी के कारण ही सब स्वच्छता का अवार्ड मिला हमको। और बाकी जो है आप समझे कि वो एक बात और बताऊँ आपको, स्वच्छता का अवार्ड मिलने के बाद हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष आए थे। जी। उन्होंने तब उस टाइम पर ये बीमारी के कारण जो है कोरोना के कारण मार्केट बंद थे, तो उन्होंने पूछा अधिकारियों से कि ऐसे अधिकारी तो वहाँ पर भी होते हैं, सब जगह होते हैं, तो ये क्या कारण है, कौन सी ऐसी बात हो गई है। बहुत पहले तो मैंने ये देखा था यहाँ पर कि ये काफ़ी कचरे के ढेर हर जगह ढेर सब जगह देखते हैं। तो ये उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका कारण केवल इतना ये था कि इंदौर को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी बनाकर लाए थे। जब सस्टेनेबल ड्यूटी थी था, और पूरे देश के अंदर कोई भी शहर ऐसा नहीं था जो सस्टेनेबल डेवलप्ड हुआ हो और अवस्थित विकास हुआ था। और यही कारण है जब एक कंपटीशन हुआ, सब जगह जब कंपटीशन हुआ, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो नागरिक के अंदर जो खून वो पुराना था, वो उबला कि हमारा देश जो है, हमारा इंदौर कैसे हुआ जाएगा। इंदौर के लोगों ने इसका प्रयास किया और जो भी चाहिए था इसके लिए है, घर से वो जब कचरा लेने आए थे तो उसका अलग, हर कचरे को अलग करना है, समय को उनको देना, कोऑपरेट करना है। जुलूस तक निकले, उसके साइकिल से जुलूस निकले कि अगर ये जो है हमारी प्रवृत्ति है कि हम जो है साइकिल पर भी चलते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो ये ऐसी कल्पना से बाज हो, ये सब कारण थे। तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी सराहना की। तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा एक देश की भागीदारी से ऐसा काम हो, ये नामुमकिन था, कहीं भी नहीं हुआ आज तक है, पूरे शहरों के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पर ये भागीदारी के साथ जो है, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि इंदौर की जनता के भागीदारी के कारण ही सफल हुआ है, तो वो उनको वो इंदौर के साथ एक थोड़ा सा लगाव भी था। वो यहाँ पर पहले आकर कहा, उन्होंने कहा भी से आकर कि पहले मैं आया करता था यहाँ पर, कई बार आया, लेकिन अब मैं बुलाया गया हूँ और मुझे आने की प्रेरणा आपने दी है कि और इंदौर का एक खासियत रही है, इंदौर की भागीदारी एक हमेशा जो है उसकी सफलता रही है। ये जन जन की सफलता है, ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, किसी तंत्र की सफलता नहीं है। उन्होंने ये कहा, इस बातें कही, तो ये और इस इंदौर एक दुनिया का औद्योगिक सस्टेनेबल औद्योगिक स्वच्छ शहर साबित हुआ। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कहानी हमने सुनी स्वच्छता की। नंबर 1 आने के पीछे क्या राज रहा है इसमें, और डेफिनेटली जो शासन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था तो रही है, लेकिन जन भागीदारी सभी जगह के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और 1 आए हैं तो वो डेफिनेटली जन जागरूकता से आई हैं, तो हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। सर, मैं जानना चाहूँगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका शायद से एक्ट पारित हुआ नहीं हुआ, या फिर इसका क्या एग्जैक्टली अभिप्राय है, आप थोड़ा हमें इसके बारे में ब्रीफ करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसका कितना है गवर्नमेंट इसमें, और एक्ट लागू हुआ है नहीं हुआ। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी एक स्वतंत्रता से पूर्व हमारी कल्पना थी कि ग्राम स्वराज्य आया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो 1992 के अंदर हमारे जो है वो पूर्वजों ने, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने ये एहसास किया कि ये गलती हो रही है और वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो काम उसको करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और वहाँ का बजट जो है, जो क्या होता है कि केंद्र का बजट जो है, जो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए रखा जाता है, उसका रूट जो है वो स्टेट से होता है।
स्टेट्स से, प्रांतों से होता है। तो उसमें एक आदमी के लिए 100 पैसे में से उसको 17 रुपये मिले, 17 पैसे मिले, अच्छा। तो 85 पैसे गैप हो गए। हाँ हाँ। अब अगर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो कैसे देश का भला कर सकेगी। तो ये पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ और ये डिसाइड, एक पंचायती राज की कल्पना साकार करने के लिए डिसाइड किया गया है। तो और बाद में उसके बाद जो है एक्ट पास किया कि पंचायती राज का एक्ट नंबर 73 ग्रामों के लिए और एक्ट नंबर 74 अर्बन के लिए ये पास हो गया। ये पास हो गया, परंतु उसके कारण आज तक मालूम नहीं पड़े हैं, मार्केट में, इसमें अखबारों में नहीं आए हैं, या इसने किसी पर अभी तक चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आज तक। आप देखिए एक्ट पास हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट पास होता है तो ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। मैं आपके इंदौर की उदाहरण देता हूँ। अब इंदौर का उदाहरण ये है कि इंदौर का मास्टर प्लान जो है वो नगर पालिका निगम को बनाना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नगर पालिका निगम को करना चाहिए, लेकिन वो उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो ना तो नगर पालिका निगम लोकल बना रही है। इसके लिए फिर अलग एडमिनिस्ट्रेशंस बने होंगे ना इसको बनाने के लिए? नगर पालिका जब पास हो गया तो सबके पास है। अच्छा, हाँ है, तो ये होना चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद इलेक्शन जो है, जो हमारे आदमी चुने जाते हैं वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सर, समझे ना। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जो पहले चल रहा था, पहले क्या चल रहा था कि हर शहर के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी हुई थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ करती थी, शहर का विकास भी करती थी। वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। वो किसी ने बदला नहीं, वो कंटिन्यू रहा। तो उसका तो यही। और दूसरी बात ये है कि जो लोकल वो है बॉडी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है हर शहर की, वो ना तो नगर पालिका को जवाबदेह है और ना ही जनता को जवाबदेह है। ओके, तो वो तो फिर अपने हाँ। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिम्मेवारी उसकी नहीं आती है, नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है। वो होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात छेड़ी है और इस पे वाकई में बहुत चर्चा का विषय है कि आखिर एक्ट पास होने के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया है। ये बहुत ही बड़ा सवाल जनता को उठाना बहुत ज़रूरी है। सर, हम बात करते हैं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की। आपका योगदान इसमें इतना समय देना, फैमिली, आपका बिजनेस, सबको छोड़कर अपना पूरा समाज के लिए योगदान, बहुमूल्य योगदान हम बोल सकते हैं, जो समय का योगदान है वो आपने दिया है। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपके ऐसे इंस्पिरेशन रही होगी, कोई ऐसे आइडल रहे जिनको देख के आपके अंदर ये भावना जगी, जैसे आप आज युवा पीढ़ी के और हमारे आप जैसे लोग हैं जो आइडल हैं, उस समय में सर कोई ऐसे आइडल्स रहे होंगे? मैं जब पढ़ता था तो एक टीचर था, इंग्लिश पढ़ाया करता था। मैं जमात में फेल भी हुआ था एक बार। एजुकेशन मेरे लिए नॉलेज था और उसने मेरे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा कर दी थी इंग्लिश का एक लेक्चर देते हुए एक सब्जेक्ट पर कि हम गुलाम हैं। यहाँ हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है, ज़मीन के अंदर भंडार भरा पड़ा है, वो खोद कर लोहे का, आप समझ लीजिए आप, वो ले जाते हैं वहाँ पर उसको घड़ते हैं, घड़ कर और उसके बाद हमको बेचते हैं। 2 रुपए किलो का ले जाते हैं और 1000 रुपये किलो का वो बेचते हैं हमको। ये हम
हम गुलाम होने के कारण, जब हम सोने की चिड़िया थे तो ये हमारे पास सब कुछ होता, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। मेरे अंदर वो भावना पैदा कर दी कि ग़ुलामी का फंदा जो है ये हटना चाहिए। और मैं जब आंदोलन होता था तो मैं वहाँ सुनने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, जवाहरलाल नेहरू आदि को, महात्मा गांधी को काफ़ी घंटों तक बैठता था, इंतज़ार करता था। एक भावना मेरे अंदर पैदा हो गई थी। तो वो भावना का जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने में एक मेरे अंदर ये एक तड़पन ये थी कि इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारी पिछली पीढ़ी ने हमको जो आज़ाद देश दिया है उसमें कितनी कुर्बानी की है उन्होंने, हमारे लिए एक ऐसा एक रास्ता बना दिया है। हाँ, पहले जो है वो हमारे पास कोई कुछ भी नहीं था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्कूल, नॉलेज, ये कितने कॉलेज बने हैं, कितने बड़ी तरक्की हुई है, रेल के ऊपर, हवाई जहाज़ के ऊपर कितना बड़ा विकास हुआ है। तो ये उन्होंने, उनके कारण हुआ है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकेंगे ऐसी परिस्थितियों में? जो परिस्थितियाँ हमारी हैं उसमें कुछ भी नहीं दे पाएंगे हम उनको। इसीलिए मैं आज ये आपने जो कहा है एक बड़ा आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात की है, ये बहुत बढ़िया आपने बात की है। मोदी जी इस देश को एक नया भारत देना चाहते हैं, एक नया देश देना चाहते हैं, न्यू इंडिया देना चाहते हैं। और वो न्यू इंडिया की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अच्छा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने के बाद भ्रष्टाचार, सेल्फ गवर्नमेंट से कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे क्या गवर्नमेंट्स के, या फिर नहीं, कोई नहीं बढ़ेंगे, बड़ा चर्चा का कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए हर नगर पालिका जो है वो अपना अपना काम करेगी। एक ऊपर से प्रस्ताव उन तक पहुंचाया है, ये प्रस्ताव उनके पास है, वो एक्ट पारित हो चुका है, वो मैसेज पहुंचा है। हाँ, ये जो है इसके बारे में अखबारों में चर्चा होती रही है, लेकिन ये कभी नहीं आया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज सफल क्यों है या असफल है, इस पर चर्चा नहीं हुई कभी। इस पर चर्चा के मैं चाहता हूँ, इस पर चर्चा होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और यानी अगर नए न्यू इंडिया की ये बुनियाद बनेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने के बाद भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आधा रह जाएगा और समस्याएं जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बजट ख़त्म हो जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार बना हुआ है वो सब मुझे मालूम है कि अगर मैं बताऊं आपको पूरा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सर ऐसा नहीं कि आज की जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलपमेंट के लिए थोड़ा कहीं हावी भी हो रहा है, तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि ये और ज़्यादा आगे परेशानियां खड़ा करे? नहीं, अच्छा, ऑलरेडी एक्ट पास हो चुका है, लेकिन तो इसमें परेशानी की बात ही नहीं है। जब नहीं इम्प्लीमेंट करना जो है ये शासन का कर्तव्य है, दायित्व है एडमिनिस्ट्रेशन का। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण नहीं हो रहा है। अच्छा। और हमारी जो विधायिका है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। और ये हमारे पूर्वजों का सपना था। ये हमारे लिए जो ये एक्ट है, हमारे लिए पंचायती राज जो है ये किस्म का ग्राम स्वराज्य है हमारे लिए। ये ग्राम स्वराज्य है, ये इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। ये पूरे 75 पास कर रहे हैं, ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज लोकल मैं ये कह रहा हूँ पंचायती राज और लोकल सेल्फ अगर पंचायती राज लोकल सेल्फ अगर पास नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये हमारा पंचायत ये जो हमारा उत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा।
ये उनका सपना है। इस सपने को जो सपना है मोदी जी का, वो सपना इसी से पूरा हो सकता है, वरना अधूरा रह जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस शो में आए और हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, आपने सफ़र बताया पूरा, आगे किस चीज़ पे चर्चा करने की ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी ज़रूर आपने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, जिसको आगे आने वाले समय में ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। सर बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक है, हमारी जो जनता है, और ख़ास करके आज का जो हमारा भारत का भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए आपका कोई अच्छा मैसेज? मेरा कार्य है उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। मैंने प्रत्यक्ष अपने जवानी का बहुत बहुमूल्य समय इंदौर के विकास के लिए दिया है, और उस विकास से पूरी जनता का फायदा हो रहा है। और प्रयास आपका काम है, आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देने जा रहे हैं। ये वर्तमान तो बहुत दुखदाई है, कोई इसमें खुशहाल नहीं है, कोई भी खुशहाल नहीं है। हमें खुशहाल देश उनको आगे देना पड़ेगा, ताकि वो आपको याद रखें और वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा हिंदुस्तान बनाए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। तो ये थे हमारे प्रीतम लाल दुआ जी, जिनसे हमने इतनी चर्चाएं की। आगे हम नए सत्र में मिलेंगे, नए शिल्पकार से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।